हेलो एवरीवन। मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक। सो इनकम टैक्स के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं जिससे हम अपकमिंग एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर सके, जो वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज हम इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के, जहां पर हमने ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में हमने कंसेप्ट्स को भी डिस्कस किया है। अब जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इनकम टैक्स में अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। कौन कौन से? इनकम टैक्स में जो इनकम होती है वो 5 हेड्स यानी 5 शीर्षकों में आती है। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरीज। यहाँ पे लिख देता हूं, इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन से आए। इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 15 टू 17। ठीक है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आए। ये है सेक्शन 22 से लेकर के 27 तक। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या पीजीबीपी जिसको कहते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसका सेक्शन है सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44। ठीक है। उसके बाद कैपिटल गेन्स का सेक्शन है, कैपिटल गेन्स, इसका सेक्शन है 45 से लेकर के 55। और फिर उसके बाद अदर सोर्सेस का सेक्शन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसका सेक्शन है सेक्शन 56 टू 59। तो ये सेक्शंस में 5 हेड्स में आपकी इनकम आएगी। इनकम कोई भी हो, इन्हीं 5 हेड में आएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैलरी हेड के बारे में। और सैलरी हेड आपके एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए सैलरी हेड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, सैलरी हेड जैसे कि आपको मैंने बताया, सैलरी हेड जो है वो सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 तक सैलरी हेड से जुड़े हुए प्रोविजंस दिए गए हैं। धारा 15 से लेकर 17 तक सैलरी वेतन से जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं कि किस प्रकार से टैक्स होगा। ठीक है। अब चलिए समझते हैं, सैलरी की डेफिनेशन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है। सैलरी, अब सैलरी का मतलब क्या? तो इनकम टैक्स में दिया गया है सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी की डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव दी गई है। इंक्लूसिव मतलब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, जैसे पहले एक लिखा है वेजेस, ठीक है, यानी मजदूरी। दूसरा ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी को भी सैलरी माना गया है। तीसरा पेंशन, अगर आपको पेंशन भी मिलती है, पेंशन कब मिलती है? आफ्टर रिटायरमेंट, वो भी सैलरी माना गया है। मतलब एम्प्लॉय की तरफ से आपको कुछ, एम्प्लॉयर की तरफ से आपको कुछ भी मिलेगा। और इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आपको जो चीजें मिलेंगी उनको यहाँ पर हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो सैलरी की डेफिनेशन इंक्लूसिव दी गई है। इंक्लूसिव का मतलब कि इसमें शामिल हो गई चीजें बताई है। एक देखो, डेफिनेशन लॉ में एक होती है इंक्लूसिव और एक होती है एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव में क्या होता है कि हम बताते हैं कि इसमें ये शामिल है, इंक्लूड्स, ठीक है ना, और इसमें और भी चीजें आ सकती हैं वैसी ही। ठीक है। लेकिन एग्जॉस्टिव जो डेफिनेशन होती है, इसमें क्या होता है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में सिर्फ वही चीजें आती हैं जो इसमें मेंशन होती है। तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो होती है वो लिमिट कर देती है। जैसे अगर मैं बोलूं सैलरी मीन्स वेजेस, तो ये क्या है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो गई।
और इंक्लूसिव डेफिनेशन सैलरी इंक्लूड्स, और हमने उसमें लिस्ट दे दी। इसमें और भी बाकी चीजें भी आ सकती है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो सैलरी हेड में इनकम आने के लिए क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको जो सैलरी देता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं। एम्प्लॉयर कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, नियोक्ता। और एक होता है एम्प्लॉय, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्मचारी, जो काम करता है, ठीक है। देखो कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है, यानी कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध हो आपस में। अब समझिएगा, मतलब यहां पर कर्मचारी जो है वो एम्प्लॉयर के लिए काम करता हो अंडर एग्रीमेंट ऑफ सर्विस, ठीक है। अंडर एग्रीमेंट ऑफ सर्विस कर्मचारी किसके लिए काम करता हो, एम्प्लॉयर के लिए काम करता हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये किसी ऑफिस में काम करता है और बदले में वहां पर इसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, सैलरी में टैक्सेबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मान लीजिए मिस्टर एक्स, ठीक है ना, ये एजेंट है, एजेंट है किसका, मिस्टर डब्ल्यू का, ठीक है ना। मिस्टर डब्ल्यू का ये क्या है, एजेंट है। और कौन एजेंट है, मिस्टर एक्स, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। अब आपको पता होगा कि एजेंट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल के लिए काम करता है, और प्रिंसिपल बदले में इसको क्या देगा, बदले में इसको देगा कमीशन, बदले में इसको क्या देगा, कमीशन देगा। अब बताइए कि क्या जो यहां पर एक्स को पैसा मिला वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। सैलरी हेड के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन होना चाहिए, और पैसा जो है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मिलना चाहिए। तो यहां पर क्या ये एजेंट मिस्टर एक्स डब्ल्यू का एम्प्लॉय है, नहीं, एजेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, एजेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो कमीशन मिलेगा ये सैलरी हेड में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था मान लीजिए, ठीक है ना। और ड्यूरिंग सर्विस इसकी डेथ हो गई, ये डाइड, ठीक है ना। अब इस व्यक्ति की विडो को, इस पर्सन की विडो को क्या मिलता है, पेंशन मिलता है, क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। इस पर्सन की विडो को क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। तो क्या ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, क्या ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। देखो इस पर्सन और सरकार के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता था, ठीक है। इस पर्सन और गवर्नमेंट के बीच में क्या था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था। लेकिन इस विडो, विडो भी कोई पर्सन होगा, विडो और एम्प्लॉय के बीच, विडो और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। मतलब ये पेंशन सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, बल्कि ये टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेस में, ध्यान रखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे जो मंत्री जी होते हैं ना, एमपीज एमएलए, ये हमारे लिए देश सेवा में एकदम लगे होते हैं तन मन धन से, ठीक है। कि किस तरीके से पूरे कर्तव्य से ये लगे होते हैं कि किस तरीके से देश को लूटें, देश को बर्बाद करें, तबाह करें। और इसमें हम लोग इनको इलेक्ट करके भेजते हैं। एमपी जो होते हैं ये दिल्ली में बैठते हैं, और ये एमएलए जो होते हैं ये अपने अपने स्टेट की कैपिटल्स पे बैठते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, ये एमपीज और एमएलए जो हैं इनको सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सरकार की तरफ से इनको पेमेंट किया जाता है ताकि ये देश की सेवा ऐसे ही करते रहें, देश की सेवा में ऐसे ही लीन रहें। तो अब बताइए
जो इनको पैसे मिलते हैं क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा? क्योंकि ये किसके लिए काम करते हैं? सरकार से इनको पैसे मिलते हैं और ये जनता के लिए काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, क्या ये सरकार के नौकर है, मतलब क्या ये सरकार के एम्प्लॉई है? नहीं, ये सरकार के एम्प्लॉई नहीं है। तो इनकी इनकम को सैलरी नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। इनकी इनकम अदर सोर्सेस में जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, इनकी इनकम जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है। इनकी इनकम क्या होती है? वो एग्जम्प्ट हो जाती है। एग्जम्प्ट मतलब कर मुक्त, जिसपे कर नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि ये देश सेवा में लगे हैं भाई। देश सेवा में इतनी तगड़ी सेवा जो करे उससे सरकार टैक्स थोड़ी लेगी। मैं आपको बताऊं, इंडिया में ना दो प्रस्ताव पार्लियामेंट में बहुत जल्दी पास हो जाते हैं। एक, एमपीज और एमएलए की सैलरी बढ़ाने को लेकर जो प्रस्ताव होता है वो 1 सेकंड में पास हो जाता है, कोई विरोध नहीं करता। और दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, ठीक है ना, पाकिस्तान को कंडेम करना हो, वो 1 सेकंड में हो जाता है, कोई विरोध नहीं करता। और ये सैलरी बढ़ाने वाली दो ही चीजें होती हैं सर। बाकी तो आप देखते होंगे पार्लियामेंट में कैसे आंदोलन चलता है, एक दूसरे के ऊपर जूते फेंकते रहते हैं लोग। तो इस तरीके से आई होप क्लैरिटी आएगी, आप आई होगी। तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए क्या जरूरी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे अब लेकिन एक चीज और है, हाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा। जैसे अपने ये कोर्ट्स होते हैं ना, जैसे हाई कोर्ट्स हो गए या सुप्रीम कोर्ट हो गया या कोर्ट्स हो गए, जो कोई भी कोर्ट हो गया, तो यहाँ पर जजेस जो होते हैं, यहाँ पर कौन होते हैं? जजेस होते हैं, यानी न्यायाधीश महोदय होते हैं, माननीय न्यायाधीश महोदय। अब क्या ये यहाँ पर नौकरी करते हैं? क्या ये यहाँ पर नौकरी करते हैं? नहीं, ये यहाँ पर नौकरी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी इनकी जो मतलब जो इनको पैसे मिलते हैं ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, सैलरी हेड में फिर भी टैक्सेबल होगा। तो जजेस का जो इनकम होता है वो कहाँ टैक्सेबल होता है? ध्यान रखिएगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। इवन दो यहाँ पर इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो जाएगा भैया, जज तो इंडिपेंडेंट होते हैं ना। जज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं पूरी तरीके से। तो अगर इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ गया तो भैया ये फिर मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉय के लिए इनका इनका बेसिकली इनका पैसा कौन देता है? सरकार देती है। तो जज अगर सरकार का एम्प्लॉय हो गया तो सरकार के खिलाफ तो कोई फैसला देगा नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय तो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, जज की जो इनकम है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाती है। ठीक, अब आइए हम आगे कुछ बात करते हैं। अब सेक्शन 15 जो कि है चार्जिंग सेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन। सैलरी हेड का क्या है? चार्जिंग सेक्शन। यानी इस सेक्शन के हिसाब से सैलरी हेड में टैक्स किया जाता है। ठीक है, अब समझिएगा, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ईदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रेसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। समझिएगा क्या मतलब है इसका। सैलरी जो है ड्यू और रेसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले होगा उस बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे समझिएगा, मान लीजिए आपकी दिसंबर की सैलरी है, दिसंबर 2020 की सैलरी, ठीक है। दिसंबर में आपने पूरे मन लगा के काम किया, मन लगाकर आपने काम किया, लेकिन कोरोना की वजह से आपकी ये सैलरी मिली नहीं। सैलरी जब आपने 1 महीने पूरे काम कर दिया तो सैलरी ड्यू हो गई, यानी दे हो गई सैलरी, लेकिन अभी आपको मिली नहीं है। मिली मान लीजिए ये कब है? ये दिसंबर 20 की सैलरी है और मिली है मान लीजिए ये दिसंबर 21 में। ठीक है, कब मिली है? रिसीव कब हुई है, प्राप्त कब हुई है? दिसंबर 21 में। तो बताइए ये टैक्सेबल कब होगी? ये टैक्सेबल होगी विच एवर इज अर्लियर, कब टैक्सेबल हो जाएगी? दिसंबर 20 में। ठीक है, ड्यू और रेसिप्ट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैलरी कैसे टैक्सेबल होती है? ड्यू बेसिस पे या रेसिप्ट बेसिस पे, दोनों में से जो पहले घटना होगी। पहले घटना यहां पर क्या हुई? ड्यू हो गई, सैलरी टैक्सेबल। अब समझो दूसरा केस, मान लो सैलरी का, मान लो कि ड्यू और रेसिप्ट दो चीजें हमें देखनी है। ठीक है, मान लो कि ड्यू जो हुआ ये हुआ, आपको एडवांस सैलरी मिल गई। सैलरी कब मिल गई? एडवांस मिल गई, मतलब जनवरी
2021 में आपको एडवांस सैलरी मिल गई, कब की? 6 महीने की एडवांस सैलरी आपने ले ली, 6 मंथ, ठीक है। कब? जनवरी 21 में आपने 6 महीने की एडवांस सैलरी ले ली, लेकिन ये ड्यू तो अगले महीने होगा, मतलब समझो 1 महीने ही समझो यार, ये आपको नहीं समझ आएगा। मान लो कि जनवरी 21 में आपने जून 21 की सैलरी भी ले ली। कब की सैलरी ले ली? जून 21 की, ठीक है। लेकिन ये ड्यू कब होगी? जून 21 वाली सैलरी ड्यू कब होगी? ये तो होगी जून 21 में, जब आप काम करेंगे तभी दे होगी, ये बिना काम करे तो सैलरी मिलेगी नहीं। तो अब बताइए, ड्यू और रेसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, कौन सा पहले हुआ? कौन सा पहले हुआ बताइए? जनवरी 21, तो ये टैक्सेबल कब हो जाएगी? जनवरी 21 में ही टैक्सेबल हो जाएगी। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। तो ड्यू और रेसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि सेक्शन 15 में क्या बोला गया है कि सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस पे या रेसिप्ट बेसिस पे, दोनों में से जो पहले, ठीक है। अब इसी का मतलब क्या है? इसी का मतलब है कि अगर आपको एडवांस सैलरी आज मिल गई है, तो जब आपको सैलरी मिली, रेसिप्ट हो गया ना, टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अब मान लो कि एडवांस आपको मिल गया आज और ड्यू बाद में हो रहा है, तो क्या बाद में भी टैक्स लगाएंगे? टैक्स तो एक ही बार लगेगा ना। तो ध्यान रखिएगा, वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस असेस्ड इन ईयर ऑफ पेमेंट, जब प्राप्त के वर्ष में इस पे टैक्स लग गया है, तो जिस वर्ष में ड्यू होगी उस वर्ष में टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा? अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 2 बार टैक्स लग गया एक सैलरी में। फिर आगे है, इफ द सैलरी पेड इन अरियर्स हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड ऑन ड्यू बेसिस, द सेम कैन नॉट बी टैक्स्ड अगेन व्हेन इट इज पेड। अब समझिएगा, मान लो कि यहां पर दिसंबर 2020 में सैलरी ड्यू थी, तो हमने टैक्स लगा दिया था, और ये मिली कब? दिसंबर 21 में मिली। तो क्या इसमें फिर से टैक्स लगा देंगे? नहीं, टैक्स नहीं लगेगा इस पे। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी टैक्स इस पे लग चुका है 2020 में। आई बात समझ में? तो चाहे एडवांस हो चाहे अरियर हो, अरियर का मतलब बाद में मिलना, तो उस पे एक बार अगर टैक्स लग गया तो दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बात हमने डिस्कस की। तो सेक्शन 15 ध्यान रखिएगा, सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन है, जो कहता है कि सैलरी या तो ड्यू बेसिस पर या रेसिप्ट बेसिस, दोनों में से जो पहले हो उस घटना के आधार पर टैक्सेबल हो जाएगी, यानी कर योग्य हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं, और हाँ, एग्जम्पशंस में मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सेक्शंस याद रखना, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जम्पशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? HRA कहते हैं। इसका मैं कैलकुलेशन भी आपको सिखा दूंगा किस तरीके से एग्जम्पशन करते हैं। ये हो गया। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट बता देता हूँ, फिर इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल एग्जम्पशंस के बारे में। फिर है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। इनका सेक्शन से याद रखिएगा, सेक्शन 10 क्लॉज 13A, सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 2। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी जिसको बोलते हैं कि बाल शिक्षा भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता। अब इनमें लिमिट भी याद रखनी है, 100 रुपीज पर मंथ अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। हम इस पे डिस्कस करेंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। हाँ, यहाँ पर ग्रेचुटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन क्या याद रखेंगे? सेक्शन 10 क्लॉज 10। ग्रेचुटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे कुछ अगले वीडियो में इन सारी चीजों को। मैं आपको यहाँ पर, हाँ, फिर पेंशन, सेक्शन 10 क्लॉज 10A, ये याद रखना है, पेंशन। फिर लीव सैलरी, जिसको लीव इनकैशमेंट भी कहते हैं, सेक्शन 10 क्लॉज 10AA। उसके बाद सेक्शन 10 क्लॉज 10B, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट मतलब होता है छटनी, जब किसी को निकाल दिया जाता है, जैसे सरकार की तरफ से, या समझिए कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जाता है नौकरी से, तो उनको कंपनसेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो 1010B। फिर 1010C है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, जो अपने से रिटायरमेंट ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे
एम्प्लॉयज होते हैं वो 20 साल 10 साल करने के बाद नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उसका सेक्शन है 10(10)(c). इस तरीके से हम बाकी लीव ट्रेवल कंसेशन है सेक्शन 10 क्लॉज 5। तो इस तरीके की चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बेसिक वीडियो यही था। तो इसमें हमने इतनी बेसिक चीज़ें डिस्कस की कि सैलरी का बेसिक पर्पस क्या है, मतलब क्या है, और हम इसके आगे फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।